Hello everyone, this is Rahul Kumar Malviya. Welcome back to Medicology Nursing Services यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, मध्य प्रदेश एनएचएम का आपका एग्ज़ाम 7 फेब को कंडक्ट होने वाला है। उसके रिगार्डिंग हम आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं और अभी तक हमने आपके लिए काफ़ी क्लासेस कंडक्ट करवा दिया है। यदि कोई भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स जिसने अभी तक क्लासेस नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाइएगा, आपको सारा ही क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाएगा। इसमें से आपको आने वाले एनएचएम में एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। किस टाइप से एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, किस लेवल से आपसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं एनएचएम में, वो सारी ही जानकारी हम आपको क्लासेस के माध्यम से बताते हैं। तो यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अभी तक आपने क्लासेस नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइएगा और यूट्यूब पे सारा ही क्लासेस देख लीजिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, यदि किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने अभी तक एनएचएम एग्ज़ाम के पेपर्स नहीं देखे हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले आप एक बार प्रीवियसली ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसको रिव्यू करके जाइएगा। वो सारे ही क्वेश्चन पेपर आपको मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का एक चैनल का लिंक दिखेगा, वहाँ पे आपको ज्वाइन हो जाना है। देन आपको पेपर वहाँ पे मिल जाएगा, ऑल ईयर के क्वेश्चन पेपर वहाँ पे मिल जाएंगे। यदि किसी को भी चाहिए तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और आपका एडमिट कार्ड भी यहाँ पे जनरेट हो गया है। अब आपके पास ओनली 5 से 6 दिन बचे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हमारा क्लास कंटिन्यूशन में रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का क्लास की आज का क्लास क्या रहने वाला है। मैं इसमें कुछ क्लास के अकॉर्डिंग आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताने वाला हूँ, क्या कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और भी अदर चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम कुछ एमसीक्यू यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं कि जो प्रीवियसली क्लास में जो मैंने एमसीक्यू सोल्व करवाए थे वो आपको कितने एमसीक्यू सोल्व करवाए थे, 72 के समथिंग एमसीक्यू मैंने आपसे सोल्व करवा लिए थे, ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू का क्या रहने वाला है, किस टाइप से एमसीक्यू आपसे जनरल नॉलेज की पूछ रहा है एनएचएम, वो आज हम डील करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द थीम सेलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड फैशन सेफ्टी डे इन 2021, ठीक है। तो क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द थीम सेलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड फैशन सेफ्टी डे इन 2021। तो यहाँ पे पूछा गया है कि डे 2021 ईयर में आपका वर्ल्ड हेल्थ डे का क्या, वर्ल्ड फैशन सेफ्टी डे का थीम क्या रहने वाला था, ठीक है। तो एक और चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारे ही ईयर का आपको थीम पढ़ के जाना है। WHO का हुआ, नर्सेस डे का हुआ है, योगा डेज का हुआ है, और भी जितने भी डेज है उनका कम्प्लीटली आपको हर ईयर का थीम आपको अच्छे से पता होना चाहिए यदि आप एनएचएम का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है उसका ऑप्शंस क्या देखने को मिलेगा, क्या सेफ एल्डर हेल्थ उसका थीम था क्या, या सेफ मेंटल हेल्थ इसका थीम था क्या, या बात करें सेफ एडोलेसेंट थीम था क्या, या बात करें सेफ मैटरनल एंड द न्यूबॉर्न थीम था क्या। तो जो राइट वन आंसर है आपका वर्ल्ड फैशन सेफ्टी डे का जो थीम है वो क्या रहने वाला था 2021 में, सेफ मैटरनल एंड द न्यूबॉर्न केयर, ठीक है। क्या थीम है, सेफ मैटरनल एंड द न्यूबॉर्न केयर इज द इसका थीम आपको देखने को मिला था, ठीक है। बात करें हम अब 74th नंबर के क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड न्यूमोनिया डे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ल्ड न्यूमोनिया डे किसे बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, वर्ल्ड न्यूमोनिया डे किसे बोला जाता है। तो सितंबर 12 को बोलेंगे क्या, अक्टूबर 12 को बोलेंगे क्या, या नवंबर 12 को बोलेंगे क्या, या दिसंबर 12 को बोलेंगे क्या। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी गई है, वर्ल्ड क्या पूछा है, नमोनिया डे कब मनाया जाता है। तो नमोनिया जो डे होता है वो नवंबर 12 किस में देखने को मिलता है, आपका 12 नवंबर को देखने को मिलता है, ठीक है। अब नवंबर की बात करें तो आपको 14 नवंबर को आपको अच्छे से पता है कि हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 14 नवंबर को। और क्या क्या चीज़ें हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का डेट ऑफ बर्थ भी आपको 14 नवंबर को देखने को मिलता है, एज अ सेलिब्रेट हम करते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपको ऐसे को रिलेटेड करके एग्ज़ाम के टाइम पे आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। और क्या क्या बात कर लें, यदि इसका बात हो गया, फिर बात करें यदि 15 अगस्त का, ठीक है। 15 अक्टूबर को किसका जन्मदिन होता है, तो आपको सभी को पता होना चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम का जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो कितना होता है, 15 अक्टूबर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कितना देखने को मिलता है, 15 अक्टूबर देखने को मिलता है, ठीक है। इन दिसंबर की बात कर ली जाए
यदि आपसे दिसंबर में पूछा जाता है तो आपको अच्छे से पता है एड्स डे हम दिसंबर में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नवंबर का बता दिया, अक्टूबर का मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, सितंबर का भी आपको बता दिया कि 29 सितंबर को क्या मनाते हैं, हार्ट डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अच्छे से पता होना चाहिए कि 29 सितंबर को क्या करते हैं, हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और बात बताऊँ यदि मैं अक्टूबर के रिगार्डिंग, तो 10 अक्टूबर को आपको अच्छे पता है क्या, मेंटल हेल्थ डे, ठीक है। मेंटल हेल्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ डे हम 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊं तो जो मेंटल हेल्थ एक प्रोग्राम है वो कब देखने को मिला था, 1982 में आपको मेंटल हेल्थ प्रोग्राम देखने को मिला था। वही बात कर ली जाए 1987, ठीक है। कितना बात कर ली जाए, 1987 में आपको इसका एक्ट देखने को मिला था। क्या देखने को मिला था, मेंटल हेल्थ एक्ट आपको 1987 में देखने को मिला था। मेंटल हेल्थ एक्ट, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था, 1987 में आपका लॉन्च हुआ था। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, आपको आने वाले एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और आप लोगों को ये चीज़ें हमेशा ही पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एनएचएम में पिछली बार। हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एंड द पंचायत राज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी करंटली में रूरल हेल्थ डेवलपमेंट एंड द पंचायत राज ऑफ द इंडिया के यहाँ पे करंट मिनिस्टर कौन है, श्री गिरिराज सिंह है क्या, या बात करें श्री प्रहलाद जोशी है क्या, या बात करें थर्ड ऑप्शन का श्री राजकुमार सिंह है क्या, या बात करें श्री अनुराग सिंह है क्या, ठीक है। तो जो राइट वन आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, श्री गिरिराज सिंह इस यहाँ पे हमारे मिनिस्टर ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एंड द पंचायत राज ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है। ये कम्युनिटी के रिगार्डिंग का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, पंचायती राज वगैरह, रूरल डेवलपमेंट वगैरह, ये सारे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। किस टाइप का आपसे जीके पूछ रहा है एनएचएम, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का। 76 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे मैच वाला यहाँ पे एक जो क्वेश्चन न्यू फॉर्म होता है, न्यू पैटर्न जो चल रहा है आजकल, जो एमसी में पूछा जाता है, भाई एम जो पैटर्न है वो आपको एनएचएम पूछ रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान देने वाली है कि आपसे आने वाले एनएचएम में इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। एक ही क्वेश्चन में आपसे कम से कम 5-6 क्वेश्चन बना के पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच है क्या, जो भारतनाट्यम है वो केरला का डांस है क्या, ठीक है। कथक किसका है, आंध्र प्रदेश का है क्या, या कुचिपुड़ी आपका तमिलनाडु का है क्या, या कथकली आपका उत्तर प्रदेश का है क्या। तो जहाँ पे हमको सबसे करेक्ट वाला मैच देखना है, तो जो राइट वन आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दे दिए हैं, ऑप्शन क्या दे दिए हैं, एक ऑप्शन दिया है ए बी सी डी करके दिया है, देन ए बी सी डी देखने को मिला है, ऑप्शन डी भी ऐसा देखने को मिला। बट जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा हम आपको बता देते हैं कि जो आपको देखने को मिलेगा, किसका देखने को मिलेगा, तो जो आंसर आपको देखने को मिलेगा, यदि बात कर ली जाए भरतनाट्यम किसका देखने को मिलता है, तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, ठीक है। किसका है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का देखने को मिलता है, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के, और कथक जो डांस है वो आपका उत्तर प्रदेश का रहता है। कुचिपुड़ी आपको अच्छे से पता है कि कुचिपुड़ी किसका डांस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। किसका देखने को मिलता है, जो कुचिपुड़ी होता है वो किसका डांस देखने को मिलता है, आपका आंध्र प्रदेश का, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना, इसमें से क्वेश्चन जरूर फंस सकता है आने वाले एग्जाम में, ठीक है। और कथकली आपको अच्छे से पता है कि कौन सा वाला देखने को मिल सकता है, तो ए कथकली केरला का होता है, भरतनाट्यम आपको पता है किसका तमिलनाडु का होता है, कथक उत्तर प्रदेश का होता है, कुचिपुड़ी आपको अच्छे से पता है कि किसका होता है, ठीक है। एक बार और अच्छे से बता देते हैं कि इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन हमेशा बनता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि किस टाइप से आपसे पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा मैं आपको बता देता हूं कि अब आपको डांस के रिगार्डिंग स्टेट वाइज रिगार्डिंग भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भरतनाट्यम आपका डांस है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो किसका देखने को मिलता है आपको, भरतनाट्यम तमिलनाडु का देखने को मिलता है। अच्छे से ध्यान रखना है, किसका देखने को मिलता है, भरतनाट्यम आपको तमिलनाडु का ये डांस आपको देखने को मिलता है। वही बात कर ले हम मणिपुर का, ठीक है। मणिपुर का मणिपुरी किसका है, नॉर्थ ईस्ट का डांस देखने को मिलता है, ठीक है। कथकली आपको अच्छे से पता है क्या देखने को मिलता है, केरला का यदि आपसे पूछा जाता है कि डांस ऑफ द केरला क्या है, तो कथकली देखने को मिलता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्या देखने को मिलेगा, कथक देखने को मिलेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का अभी बताया कथक देखने को मिलेगा। और वही बात करी जाए उड़ीसा का, तो उड़ाई डांस देखने को मिलता है।
ठीक है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी देखने को मिलता है। पंजाब का क्या देखने को मिलता है? भंगड़ा देखने को मिलता है। ठीक है। पंजाब का क्या देखने को मिलता है आपको? भंगड़ा देखने को मिलता है। और असम का कौन सा डांस देखने को मिलता है? तो बिहू डांस देखने को मिलता है। ये डांस का रिगार्डिंग मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक ना एक क्वेश्चन आपको एनएचएम में डांस के रिगार्डिंग, स्टेट वाइज के रिगार्डिंग हमेशा ही पूछा जाना है। तो आपको इसका पता होना ही चाहिए कि कौन सा डांस कौन सी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। यदि स्टूडेंट्स बात किया जाए कि आने वाले एनएचएम एग्ज़ाम में आपसे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती है, तो उसके रिगार्डिंग में हर एक चीज़ आपके लिए लेके आए हैं हम आपके लिए। तो यहाँ पे सूचर रिमूवल टाइमिंग कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है। सबसे पहले बात कर ली जाए, यदि हम स्केल पे में आपको सूचर दिया गया है तो उसको रिमूव कितने डेज में हम करते हैं, तो उसको रिमूव हम 5 डेज में कम्प्लीटली रिमूव आउट कर देते हैं। ठीक है। यदि आपका सूचर्स कहाँ पे लगा हुआ है, फेस पे लगा हुआ है, तो उसको 3 to 5 डेज में हम उसको रिमूव कर देते हैं। यदि आपका सूचर नेक में लगा हुआ है यानी गर्दन में लगा हुआ है, तो उसको 5 to 10 के विथिन डेज के अंदर हम उसको रिमूव करना होता है। ठीक है। अब बात कर ली जाती है, यदि आपका जो सूसर्स है कहाँ लगा है, आर्म में लगा है, तो उसको 7 to 10 डेज में हमको रिमूव करना होता है। ठीक है। बात की ली जाती है, यदि लेग्स में आपका सूचर से पुटअप किया है तो 10 से 14 डेज में हम उसको रिमूव करना होता है। यदि आपका सूचर ट्रंक में लगा है तो आपको 10 से 14 डेज में उसको रिमूव करना है। वही बात की जाए यदि थोरिक्स में लगा है तो 10 से 12 डेज में हम उसको रिमूव करना है। यदि जॉइंट का बात की जाए तो मिनिमम से मिनिमम 14 डेज वहाँ पे आपको देना होगा, उसके बाद ही सूचर इसको रिमूव करना है। ठीक है। अब बात कर ली जाए किसका? एब्डोमेन का। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है कभी कभी एब्डोमेन, स्कैल्प और पाम सोल का पूछा जाता है। ठीक है। तो जो एब्डोमेन के लिए सूचर्स यहाँ पे लगे हैं उसको 12 से लेकर 14 डेज में आपको रिमूव करना होता है। वही बात कर ली जाए पाम एंड सोल का, तो पाम एंड सोल का सबसे ज़्यादा डेज में निकाला जाता है, जो होता है 14 से लेके तो 21 डे। इसके रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन आपको आने वाले एनएचएम एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो आपको कम्प्लीटली तरीके से प्रिपेयर होकर एनएचएम एग्ज़ाम के लिए जाना है। हम आपके लिए एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि सीधे ही आपको एनएचएम एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके सामने बताने वाला हूँ, तो अच्छे से ध्यान देना है और हर एक चीज़ को नोट कर लेना है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको शौक के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे रहा हूँ कि शौक शौक के रिगार्डिंग कौन कौन से शौक आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन से शौक की वजह से आपको प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। तो जो सबसे पहले आपका शौक आता है कौन सा देखने को मिलता है? कार्डियोजेनिक शौक में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन देखो कभी कभी ऐसा बना के पूछ लिया जाता है कि एक कंडीशन दे दी जाती है जैसा लिखा हुआ है कार्डियोजेनिक शौक। ठीक है। इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन कोज्ड बाय द, लिखा हुआ है इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन कोज्ड बाय द हार्ट इनएबिलिटी टू पंप इनफ ब्लड। ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक यदि किसी पर्सन को होता है तो इसमें क्या देखने को मिलता है आपको? इनएबिलिटी हो जाता है, किसका? परफॉर्म हो जाता है। ठीक है। किसकी वजह से हो जाता है कि आपका जो इनफ ब्लड वॉल्यूम है वो प्रॉपर तरीके से जितने भी नेसेसरी या वाइटल ऑर्गन है वहाँ पे रीच आउट नहीं करता है, जिसकी वजह से आपको क्या कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है कि एक ये वाली लाइनिंग आपको दे दी जाएगी और आपसे पूछेगा कि विच टाइप ऑफ द शॉक। तो आपको यदि पता होगा तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि ये शॉक कौन सा होता है। ये शॉक आपको कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के कोर्स शौक का, हाइपोवोलेमिक शौक। ठीक है। हाइपोवोलेमिक शौक में क्या देखने को मिलता है आपको समझ जाना है वैसे ही जैसा इसमें दिखा रहा है कि हाइपो हाइपो मतलब होता है लेस और वॉल्यूम मतलब होता है वॉल्यूम, फ्लूइड वगैरह। ठीक है। सीवियर ब्लड लॉस और द ब्लड लॉस। ठीक है। सीवियर ब्लड और द फ्लूइड लॉस, बर्न एंड द ट्रोमा। यदि आपका पेशेंट है जिसकी वजह से उसको क्या सीवियर ब्लड लॉस हो गया है या उसको ट्रॉमा हो रखा है, तो उसकी बॉडी में आपको किस चीज़ की कमी हो सकती है, तो उस पर्सन को आपको हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन अराइज हो सकती है। ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के इंपॉर्टेंट शॉक का, एनाफिलेटिक शॉक। ठीक है। एनाफिलेटिक शॉक आपको अच्छे से पता है कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, ड्रग एलर्जिक, फूड एलर्जिक और द इंसेक्ट बाइट की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है। किसकी वजह से देखने को मिलता है? सीवियर एलर्जिक रिएक्शन,
ड्रग एलर्जिक रिएक्शन, फूड एलर्जिक रिएक्शन, या कोई मच्छर वगैरह आपको काट लेते हैं उसकी वजह से आपको एनाफिलेटिक शॉक भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेप्टिक शॉक का बात कर ली जाए कि सेप्टिक शॉक क्या रहता है। यदि बात कर ली जाए सेप्टिक शॉक का, तो ओकर ड्यू टू एन इन्फेक्शन। सेप्टिक शॉक अच्छे से पता है, सेप्टिक का जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो इन्फेक्शन के रिगार्डिंग करते हैं। यदि आपको इन्फेक्शन हो रहा है, सीवियर कॉम्प्लिकेशन फॉर द सेप्सिस की वजह से आपको सेप्टिक शॉक देखने को मिल सकता है। बात कर ली जाती है नेक्स्ट नंबर के शॉक का, क्या रहने वाला है, न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक है, डैमेज टू द नर्वस सिस्टम्स कोज्ड बाय द स्पाइनल कोड। यदि आपका स्पाइनल कोड डैमेज वगैरह हो गया है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से आपको न्यूरोलॉजिकल शॉक देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको शॉक्स के रिगार्डिंग, जितना भी कार्डियोजेनिक, हाइपोवोलेमिक, एनाफिलेटिक, सेप्टिक शॉक, ये चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एनएचएम एग्जाम में। इसके रिगार्डिंग आपको लैंग्वेज बना के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि किस टाइप्स का शौक होता है, किस में क्या होता है और किस में क्या नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस टाइप्स का आपको शौक से देखने को मिलता है। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि क्या रहने वाला है। अब आपको मैं कुछ ट्यूमर्स मार्कर बताऊंगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा ट्यूमर मार्कर कहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, आप एक साइड लिखा है ट्यूमर मार्कर लिखा है और एक साइड आपको क्या देखने को मिलता है, मार्कर देखने को मिलता है। यदि आपका जो कैंसर हो रखा है वो ओवेरियन कैंसर है, तो उसका जो ट्यूमर मार्कर होता है वो CA करके होता है, CA करके होता है, उसका CA125 इसका ट्यूमर मार्कर देखने को मिलता है। इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो क्या बोलते हैं कैंसर है वो किसका है, ओवेरियन कैंसर देखने को मिलता है। यदि बात करें हम ब्रेस्ट का, ब्रेस्ट में क्या ट्यूमर मार्कर देखने को मिलता है, CA करके वन कितना देखने को मिलता है, 15-3 देखने को मिलता है। ठीक है, 153 देखने को इसका CA ब्रेस्ट का देखने को मिलता है। पेनक्रियाटिक कैंसर का यदि बात कर ली जाए, तो इसका जो ट्यूमर मार्कर आपको देखने को मिलेगा वो CA करके 199 देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर का बात कर ली जाए तो उसको PSA करके डिनोट किया जाता है। कोलोरेक्टल कैंसर का बात कर ली जाए तो उसको CEA करके डिनोट किया जाता है। टेराटोमा का बात कर ली जाए तो उसको हम FE से करके डिनोट करते हैं। यदि बात कर ली जाए तो सेमोनोमा की वजह से LDH की वजह से उसको हम डिनोट करते हैं। या बात कर ली जाए कोरियो कार्सिनोमा को हम कहते हैं बीटा HCG की वजह से उसको डिनोट करते हैं। बात कर ली जाए तो गेस्ट्रोटोमा किसके, गेस्ट्रिन की वजह से हमको उसको डिनोट किया जाता है। यहाँ पे ट्यूमर मार्कर के रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, इसलिए हम आपको ये ट्यूमर मार्कर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैं साइन सिम्टम्स बताने वाला हूँ कि कौन सी डिसीज़ में पर्टिकुलर साइन सिम्टम्स की वजह से उस डिसीज़ को पहचाना जाता है। ठीक है, यदि आपको कुशिंग सिंड्रोम हो रखा है तो आपका जो फेस दिखेगा वो मून फेस दिखेगा। कभी कभी सीधे ही पूछा जाता है कि कुशिंग सिंड्रोम में कौन सी टाइप का मून फेस दिखता है, या मून फेस है वो कौन सी डिसीज़ का इंडिकेशन करता है। यदि आपका मून फेस है, यदि किसी भी पर्सन का मून फेस है तो वो कुशिंग सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। पोर्टर फेस है तो वो ओलिगोहाइड्रोमिनस की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बात कर ली जाए नेक्स्ट का, मास्क लाइक फेसेस है तो उसको पार्किंसन डिसीज़ को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। मिट्रल फेस है मतलब वो मिट्रल स्टेनोसिस को रिप्रेजेंट करेगा। फ्लैट फेस है तो वो किसको करता है, डाउन सिंड्रोम को करता है। स्नार्लिंग फेस है तो वो उसको मास्टेनिया ग्रेविस को करेगा। ठीक है, टॉर्पिड फेस है तो मिक्सी एडिमा को वो रिप्रेजेंट करेगा। माउस फेस है तो क्रोनिक किडनी फेलियर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, पेलोथोरिक फेस है तो कुशिंग सिंड्रोम को इंडिकेट करेगा। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम के रिगार्डिंग आपको दो फेस देखने को मिल गए, एक तो मून फेस हो गया। भाई बात कर ले हम किसका, पेलोट्रोडिक फेस होता है वो कुशिंग सिंड्रोम को इंडिकेट करता है, या पॉलीसाइथेमिया को भी इंडिकेट करता है। ठीक है, वर्ड फेस किसको कर देगा, पियर रोबिन सीक्वेंस को करता है। ठीक है, एसिन ग्रे फेस किसको करता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। गार्गोली फेस किसको करता है, हलगरनल सिंड्रोम को फेस करता है। मंकी फेस किसको करता है, मंकी जो फेस होता है वो मरासमस को इंडिकेट करता है। गोरिल्ला लाइक फेस किसका करता है, एक्रोमेगाली को करता है। ठीक है, वोबिन फेस किसको करता है, काउ लाइक तो
क्रेनियो फेशियल को करता है। मार्शल होल फेस किसको करता है, तो मार्शल होल जो फेस होता है वो किसको करता है, हाइड्रोसेफेलस को करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए आपको हम साथ में डील करवा रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देते हैं कि जो आपको ओबीजे के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन जब बना के पूछा जाता है कि फर्स्ट लियोपोल्ड मेंबर को हम और क्या बोलते हैं। तो जो आपका फर्स्ट लियोपोल्ड मेंबर होता है उसको हम क्या बोला जाता है, तो उसको हम फंडल ग्रिप्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, हम फंडल ग्रिप्स भी बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बेबी का फंडल ग्रिप को पता लगाते हैं, पाल्पेट करते हैं, जिसमें पता लगा जाता है कि बेबी का फंडल ग्रिप क्या है। ठीक है, बात कर ली जाए नेक्स्ट देखने को मिलता है फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाला में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम थर्ड वन का। ठीक है, थर्ड लियोपोल्ड मेंबर को क्या बोला जाए, तो थर्ड जो लियोपोल्ड मेंबर होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको पेल्विक ग्रिप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको हम पेल्विक ग्रिप्स बोलते हैं, जिसमें हम पेल्विक वगैरह का ग्रिप्स इसमें देखते हैं। ठीक है, बात कर ली जाए यदि फोर्थ लियोपोल्ड मेंबर का, तो उसको हम पेल्विक ग्रिप भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, पेल्विक ग्रिप बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि पेल्विक ग्रिप का पता लगाते हैं। और थर्ड लियोपोल्ड मेंबर को पाउलिक ग्रिप बोला जाता है। ठीक है, किसको बोला जाता है, इसको पाउलिक ग्रिप बोला जाता है। ठीक है, अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या बोला जाता है, तो इसको हम पाउलिक ग्रिप कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एनएचएम एग्जाम के रिगार्डिंग ये पूछा ही जाता है, आपसे ईसीजी चेंजेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। देखो, जो आने वाले एनएचएम एग्जाम है उसमें भी पूछ लिए हैं, प्रीवियसली एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। यदि आपको हाइपरकैलेमिया की कंडीशन हो गया है, ठीक है, बात कर लें यदि ईसीजी चेंजेस किस किस कंडीशन में क्या क्या देखने को मिलता है। तो यदि आपको हाइपरकैलेमिया का कंडीशन है, ठीक है, क्या है हाइपरकैलेमिया का कंडीशन है, तो उसमें आपका ईसीजी चेंजेस क्या देखने को मिलेगा। यदि आपको हाइपोकैलेमिया हो रखा है, जिसमें क्या देखने को मिलता है, आपके कैल्शियम का लेवल क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। ठीक है, हाइपोकैलेमिया में क्या देखने को मिलता है, आपका जो हाइपोकैलेमिया है, ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है, आपका पोटेशियम का लेवल आपको कम देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होगा, आपका जो एसटी डिप्रेशन है वो एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा, फ्लैट इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलेगा, और आपका यू वेव देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, आपका एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा, और जो आपका टी वेव है वो इन्वर्टेड देखने को मिलेगा, और जो यू वेव है वो आपका क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, बात कर ली जाए हाइपरकैलेमिया। ठीक है, तो हाइपरकैलेमिया में साथ में आपको इमेज भी दिख रहा है, हाइपरकैलेमिया में आपको उल्टा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें फ्लैट पी वेव देखने को मिलेगा, प्रोलोंग्ड पी आर इंटरवल देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, क्यू आर एस बाइडिंग देखने को मिलेगा। जो क्यू आर एस है ये वाला जो दिखा रहा है, इसमें बाइडिंग मतलब चौड़ा देखने को मिलेगा, टोल पीक टी वेव देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो हाइपरकैलेमिया के रिगार्डिंग जो ईसीजी चेंजेस हैं ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कैल्शियम लेवल का। ठीक है, किसका बात कर लेते हैं, कैल्शियम का। उसमें क्या क्या ईसीजी चेंजेस आपको देखने को मिलता है। बात कर ले जाए हाइपोकैल्सीमिया, मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा कि हाइपोकैल्सीमिया मतलब आपका कैल्शियम लेवल कम देखने को मिलता है, जिसमें क्या कंडीशन देखने को मिलती है, आपको प्रोलोंग्ड एसटी सेगमेंट। ठीक है, आपका जो एसटी सेगमेंट होता है वो क्या देखने को मिलेगा, आपको प्रोलोंग्ड देखने को मिलेगा। बात कर ली जाए यदि हाइपोकैलेमिया में प्रोलोंग्ड क्यूटी इंटरवल भी आपको प्रोलोंग्ड देखने को मिलता है। ठीक है, बात कर ली जाती है हाइपरकैलेमिया का, तो यदि आपका हाइपोकैलेमिया में शॉर्ट हो रहा है मतलब प्रोलोंग्ड हो रहा है एसटी इंटरवल, तो आपका हाइपरकैलेमिया में इसको क्या देखने को मिलेगा, शॉर्ट देखने को मिलेगा, और प्रोलोंग्ड क्यूटी इंटरवल है, इसमें वाइडेंड क्यूटी इंटरवल आपको देखने को मिलेगा। बात कर ली जाए मैग्नीशियम का। ठीक है, तो हाइपोमैग्नीशियम में टोल टी वेव देखने को मिलता है, और एसटी डिप्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है भाई, बात कर लीजिए हाइपर कैल्सीमिया का। ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया में भी आपको प्रोलोंग्ड पीआर इंटरवल देखने को मिलेगा, और क्यूआरएस बाइडिंग देखने को मिलेगा। पीआर इंटरवल देखने को मिलेगा, और क्यूआरएस बाइडिंग भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ये एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है, आपसे लैंग्वेज बना के क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है। ठीक है,
वापस हम आ गए हमारे क्वेश्चन पेपर की ओर, क्योंकि इससे जो भी मेरे को लगा जो कि एनएचएम एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट और भी जो यहाँ पे जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या क्वेश्चन पूछा गया था। मोस्ट ऑफ द यूज इन एडिशन ऑफ द वर्ड व्हेन वी स्पीक इंक्लूड, तो क्या रहने वाला गेस्चर एंड द बॉडी लैंग्वेज हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द यूज़ क्या करते थे, गेस्चर करेंगे और बॉडी लैंग्वेज कैसा हमारा बॉडी लैंग्वेज होगा और कैसा हमारा गेस्चर होगा वो हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट नंबर के 78 नंबर के क्वेश्चन का। द अनक्लेरिफाइड assumption इन द कम्युनिकेशन कैन लीड टू एंड, तो ये क्या इसके लिए राइट वन आंसर क्या देखने को मिलेगा, द अनक्लियर assumption इन द कम्युनिकेशन कैन लीड टू कन्फ्यूजन एंड द मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्या रहता है, यदि किसी भी प्रकार का अनक्लियर कम्युनिकेशन होता है डेट मीन्स कि वो कन्फ्यूजन है और मिसअंडरस्टैंडिंग वाला आपका कम्युनिकेशन होने वाला है। ठीक है, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सेंडर होता है, क्या रिसीवर होता है और क्या इसका साइन सीक्वेंस होता है। ठीक है, सीक्वेंस से पूछा जाता है कि पहले सेंडर आता है, रिसीवर आता है, एनकोडिंग आता है, डिकोडिंग आता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिसीवर कौन होता है, सेंडर कौन होता है, चैनल कौन होता है, कौन मैसेज कन्वे करता है, किसके द्वारा मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं और वापस फीडबैक किसके द्वारा दिया जाता है। टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेबिलिटी और टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के पहले ही पता होना चाहिए, क्योंकि आप ईयर एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये चीज़ें भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मैं आपको इर्द गिर्द के सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। तो ज़रूरी ये है कि आपको हर चीज़ समझ में आना चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट नंबर के 79 नंबर के क्वेश्चन का। कम्युनिकेशन इज अ ब्रांच ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डेट रेफर्स टू द वे इन विच पीपल एंड द एनिमल कम्युनिकेट एंड द इंटरेक्ट बाया द सेंस ऑफ द टच, तो इसको हेप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हेप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या है, कम्युनिकेशन इज अ ब्रांच ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डेज रेफर टू द वे द बिच पीपल एनिमल्स, यदि कम्युनिकेट विद द इंटरेक्ट, यदि पीपल्स और एनिमल के बीच में इंटरेक्ट हो रहा था उसको क्या बोलेंगे, हैप्टिक कम्युनिकेशन बोलेंगे। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज आपको पता है, गेस्चर आपको पता है, प्रोसोडी आपको पता है। ठीक है, अब इसमें देखो एक तो वर्बल कम्युनिकेशन आता है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है। वर्बल कम्युनिकेशन डैट मीन्स कि आप वर्बल करके आप बोल के बता पा रहे हो कि वो होता है एक वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, आप यूज़ करते हो अपनी टंग का यूज़ करते हो, माउथ का यूज़ करते हो, आप स्पीक करते हो, डेट आर कम अंडर इन द वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, किसी को चिल्ला के बात कर रहे हैं तो भी वो इट इंक्लूड्स इन द वर्बल कम्युनिकेशन। अदर देन बात करें हम नेक्स्ट वन का, सेकंड वन इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बी इंक्लूड इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज हुआ, आपका गेस्चर हुआ, आपको किसी को आंखों से बात करना हो, यदि आपको लगता है कि हाँ इस टाइप से जो कम्युनिकेशन होता है जैसा आप पर्सनल लाइफ में भी यूज़ करते हो, जैसे किसी को गुस्सा दिखाना वगैरह होता है तो वो आपका किस में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। जैसे आंखें दिखा देना है, मुंह के एक्सप्रेशन होता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज होता है, ये सारे ही कम्स अंडर इन द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन आपको पता है कि जो हम स्पीक करते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, ऑडियो वीडियो, ये सारे किस में आ जाते हैं, आपके वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर में आ जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन एक ना एक जरूर पूछा जाना है, तो आई होप इसके लिए भी आप प्रिपेयर हो गए होंगे। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का। ऑल आर द फिजिकल वेरियर ऑफ द कम्युनिकेशन एक्सेप्ट, देखो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जो कम्युनिकेशन रिगार्डिंग है वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, तो अटेंशन रहने वाला है। ठीक है, नॉन वर्बल ऑल ऑफ द वेरियर ऑफ द कम्युनिकेशन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा। ठीक है, एक्सपेक्ट नहीं पूछा, एक्सेप्ट पूछा। ठीक है, एक्सेप्ट पूछा मतलब नॉइस रहता है क्या, अटेंशन रहता है क्या, क्लाइमेट रहता है या फॉल्टी डिवाइस रहता है क्या। ऑल आर द फिजिकल वेरियर ऑफ द कम्युनिकेशन एक्सेप्ट। ठीक है, तो जो अटेंशन होता है वो फिजिकल वेरियर नहीं होता, बाकी सारे होता है। नॉइस आपका रहता है, क्लाइमेट भी रहता है, फॉल्टी डिवाइस भी आपका किस में देखने को मिलता है, बैरियर देखने को मिलता है, मतलब आपके रुकावट होते हैं, मतलब किस में होते रुकावट होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा करने वाले जो फैक्टर होते हैं। नॉइज से भी हो सकता है, ठीक है, क्लाइमेट से भी हो सकता है, अटेंशन से नहीं होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट नंबर के 81 नंबर के क्वेश्चन का। वेन कम्युनिकेशन इनहेंस द इंटरेक्शन ऑफ द लर्नर इट इज़, ठीक है, तो उसको साइकोलॉजिकल
बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? तो उसको साइकोलॉजिकल बोला जाता है। बेन कम्युनिकेशन इनहेंस द इंटरेक्शन ऑफ द लर्नर, इट इज़ द, इसको साइकोलॉजिकल बोला जाता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नहीं होता है, ओरिस्टिक नहीं होता है, ट्रांसिएंट नहीं होता, ठीक है। इसका क्या राइट वन आंसर देखने को मिलता है? इसके राइट वन आंसर आपको साइकोलॉजिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। 82 नंबर के बात कर ली जाती है। एंड 50-year-old चाइल्ड इज डायग्नोज इज अ क्रोनिक पोलियोनेफ्राइटिस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन डेवलप सेकेंडरी टू द डिसीज कंडीशन। तो इसको हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। यदि कि कोई भी पर्सन है जिसको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, डेट मीन्स कि किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिससे उसका क्या है कि बीपी इरेगुलेट हो जाता है। आपको अच्छे से पता है कि बीपी हमारा रेगुलेट कहाँ से होता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलस से हमारा रेगुलेट होता है। जो कैसे करता है? जो हमारा रास सिस्टम होता है वो हमारे बीपी को क्या करता है? रेगुलेट करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। तो इसकी वजह से, ये सिस्टम की वजह से हमारा क्या होता है? बीपी रेगुलेट होता है, जिसकी वजह से आपको जो कॉम्प्लिकेशन हमेशा ही देखने को मिलता है। यदि किडनी रिलेटेड क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस कंडीशन हो रहा है तो उसको ब्लाइंडनेस नहीं हो सकता है, ठीक है। डेफनेस भी नहीं हो सकता है। कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम में भी एक चांस है, बट जो मेन चांस होता है वो आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, क्योंकि आपका बीपी रेगुलेट नहीं होता है, जो ब्लड है वो फिल्टर नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी आर्टरी और वेन में ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या देखने को मिलेगा? आपको हाई देखने को मिलेगा। और डेट इज कोल्ड द हाइपरटेंशन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोला जाता है? उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन की कंडीशंस, उसे बोला जाता है। ब्लाइंडनेस आपको अच्छे से पता है कि आई रिलेटेड प्रॉब्लम है। डेफनेस अच्छा पता है ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें आपको, यदि किडनी खराब हो रहा है तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। बट हाँ, आपका हार्ट डिसीज कंडीशन में भी अराइज हो सकती है, बट जो ऑप्शन हाइपरटेंशन है वो हमेशा ही आपको राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। आपके एमसीक्यू में हमेशा ऐसा होता है कि दो ऑप्शन एक दूसरे से सिमिलर ही होते हैं। उन दोनों ऑप्शंस को आपको क्या है कि समझ के सेपरेट करना होता है, नहीं तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आपको उसी चीज़ में देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात कर ली जाती है कि नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का। उससे पहले मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो चलते रहेंगे, बट ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है हर एक डिसीज़ कंडीशन के, वो आपको पता होना चाहिए। यदि बात कर ली जाए आपसे, आपको सुनने पे फोकस करना है, ठीक है। सुनने पे फोकस करना है, मैं इसमें लिख नहीं सकता हूँ, बट आपको ऐसे सुन के और ऐसे बता सकता हूँ, ठीक है। यदि आपको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कंडीशन हो रखा है, ठीक है, पीटीबी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छे से पता होगा आप लोगों को कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पीटीबी होता है, ठीक है। जिसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है, ठीक है। लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिला है? लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर आपको किस में देखने को मिलता है? तो पीटीबी में देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। क्या देना? अच्छे से ध्यान देना है। लो ग्रेड फीवर आपको किस में देखने को मिलता है? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। वही बात कर ली जाए आपसे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ का बात कर ली जाए, यदि आपको न्यूमोनिया की कंडीशन हो रखा है, ठीक है, क्या न्यूमोनिया हो रखा है, तो इसमें कौन सा साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा आपको? रस्ट कलर्ड स्पूटम, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा आपको? रस्ट कलर्ड स्पूटम देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा आपको? रस्ट कलर्ड स्पूटम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है? रस्ट कलर स्पूटम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको निमोनिया के रिगार्डिंग में चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बात कर ले हम अस्थमा, ठीक है। किसका बात कर लिए? यदि स्टूडेंट से बात करें हम अस्थमा का, तो जो अस्थमा की कंडीशन होती है उसमें आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती है? साइन एंड सिम्टम्स का पूछा जाता है। तो हमेशा ही जो अस्थमा के रिगार्डिंग जो साइन एंड सिम्टम्स पूछा जाता है वो क्या रहता है? बीजिंग साइन, जो आपने सुन के भी रखा होगा कि अस्थमा में बीजिंग जो साउंड होता है वो देखने को मिलता है, और एक्सपायरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, जब हम हमारा सांस छोड़ते हैं, जब हमको सीटी जैसी आवाज़ आती है, वो किस में देखने को मिलती है? वो आपको अस्थमा की कंडीशन में देखने को मिलती है, ठीक है। किस में देखने को मिलती है? तो वो आपको अस्थमा की कंडीशन में देखने को मिलती है। और इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देते हैं आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आपका जो एनएचएम एग्ज़ाम है वो काफ़ी आपको हद तक अच्छा से अच्छा जाना चाहिए। एम्फाइसीमा की बात कर ली जाए, यदि एम्फाइसीमा का आपसे क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है स्टूडेंट्स? तो आपको बताना है बेरल, ठीक है। क्या बताना है? बेरल चेस्ट, ठीक है। क्या हो जाता है इसमें आपका? बेरल चेस्ट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है इसमें? आपका बेरल चेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना, एम्फाइसीमा में क्या होता है? आपका फ्लूइड वगैरह का एक्युमुलेशन हो जाता है, जिससे आपका चेस्ट क्या हो जाता है? बेरल हो जाता है, ठीक है। मतलब गोल आकार का हो जाता है, राइट साइड बराबर देखने को मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम
बैरल चेस्ट बोला जाता है। ठीक है, बात कर ली जाती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीज़ कंडीशन के कि उसका पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स क्या रहने वाला है। ठीक है, कावासाकी सिंड्रोम आपने सुन के रखा होगा, कावासाकी। ठीक है, क्या सुन के रखा होगा, कावासाकी सिंड्रोम जो आपका सुन के रखा होगा। इसमें आपका क्या देखने को मिलता है, जो इसका जो मेन क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स पूछा जाता है वो क्या है आपका, इसमें देखने को मिलेगा स्ट्रॉबेरी टंग। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, स्ट्रॉबेरी टंग। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना है। कावासाकी डिसीज में आपको जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स पूछा जाता है वो आपको स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना है, कौन सा साइन सिम्टम देखने को मिलता है, स्ट्रॉबेरी टंग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वही बात कर ली जाती है जो टंग के रिगार्डिंग होता है, तो रेड बीपी टंग आपको अच्छे से पता होगा। रेड बीपी टंग किसका साइन एंड सिम्टम्स है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किसका साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो रेड जो बीपी टंग होता है जो पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। विटामिन B12 की कमी से आपको देखने को मिलता है। ये भी बता देते हैं कि पर्नीशियस जो एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कि आपके इंस्टेंसिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि आपका वहाँ पे प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं हो पाता है। और इसमें क्या करते हैं, हम सीलिंग टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छे से पता है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है जिसमें आपकी मसल्स बास्टिंग वगैरह वीकनेस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, वीकनेस होता है, हेडेक होता है। सारे कॉम्प्लिकेशन आपको किस में देखने को मिलता है, विटामिन B12 की कमी से देखने को मिलता है। और इसमें क्या हो जाता है, पर्नीशियस अनीमिया की कंडीशन की वजह से आपको रेड बीपी टंग भी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इंपॉर्टेंट थिंग का, कि इंपॉर्टेंट थिंग क्या रहने वाली है। यदि बात कर ली जाए आपको किसका, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम आपको अच्छे से पता है कि क्या चीज़ें होती है, जिसमें जो इसमें जो साइन देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, जो पर्टिकुलर साइन देखने को मिलता है आपको डाउन सिंड्रोम में, वो प्रोट्रूटिंग क्या देखने को, प्रोट्रूटिंग टंग देखने को मिलता है। ठीक है, प्रोट्रूटिंग टंग देखने को मिलता है, जिसमें आपकी टंग क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, क्या होती है, आपकी जो टंग होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। हर एक चीज़ में इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स से एक MCQ पूछे जाएंगे, अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। जो ऑडियो मेरा आ रहा है उससे नोट डाउन आप कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले NHM एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, यदि बात कर ली जाए आपका किसका, आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कोलेरा। ठीक है, यदि कोलेरा का जो आपसे क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, सबसे पहले जो कोलेरा का क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स होता है वो क्या होता है, आपको अच्छे से पता होगा कि कोलेरा क्या होता है। आपका कोलेरा एक राइस वाटरी स्टूल देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है, राइस वॉटरी, ठीक है, राइस वॉटरी स्टूल देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, तो कोलेरा में क्या देखने को मिलता है आपको, राइस वॉटरी स्टूल देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या क्या देखने को मिलता है, यदि कोलेरा की बात कर ली जाए तो कोलेरा में आपको वॉशर वुमेन हैंड लाइक देखने को मिलता है, जिसमें आपको फ्रॉम हैंड किससे, डिहाइड्रेशन की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पर्सन क्या होता है कि कम से कम दिन में 30 से 40 बार क्या कहा जाता है, वो उसको क्या देखने को मिलता है, उसको डायरियल वाली कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से उसको राइस वाटरी स्टूल भी देखने को मिलता है। और जो कोलेरा का आपको अच्छे से पता है कि किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो इसका जो रूट रहता है, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोल सकते हैं या रूट बोल सकते हैं आपको, फीको ओरल रूट की वजह से कोलेरा की कंडीशन अराइज हो जाती है। ठीक है, किसकी वजह से हो जाती है, तो कोलेरा की वजह से हो जाती है। और यदि इसका बात कर ली जाए पॉजिटिव एजेंट का, तो पॉजिटिव एजेंट विब्रियो कोरालाई इसके लिए पॉजिटिव एजेंट रहने वाला है। ठीक है, अच्छे से पता होना चाहिए कि कोलेरा क्या होता है, किसकी वजह से होता है। गंदे पानी पीने की वजह से आपका कोलेरा ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है, स्लम एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, आपका राइस वाटरी स्टूल हो जाता है, वॉशरमैन लाइक आपके हाथ हो जाते हैं, जिससे कभी कभी आप खुद, यदि आपने खुद से कि अपने कपड़े धोए होंगे तो कपड़े धोने के बाद जो हाथ आपके पानी में से निकलते हैं वो वैसे हाथ आपको कोलेरा में की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, हर एक चीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, आने वाले NHM एग्ज़ाम में पूछा ही जाने वाला है, किसी भी हद तक पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात कर ली जाती है कोलेरा का हो गया। अब बात कर ले हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ का क्या रहने वाला है, तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या रहने वाली है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में आपको देखने को मिलेगा मलेरिया। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, मलेरिया। ठीक है, हाँ यहाँ पे बता देते हैं मलेरिया। ठीक है, अब मलेरिया, ठीक है,
क्या देखने को मिलेगा आपको, मलेरिया का जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स आपसे पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, ठीक है। मलेरिया का क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, तो मलेरिया का जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स होता है स्टूडेंट्स, वो क्या देखने को मिलेगा, आप सभी को अच्छे से पता है, स्टेप लीडर फीवर देखने को मिलता है, ठीक है। लाइक लीडर फीवर आपको देखने को मिलता है, किस में देखने को मिलता है, आपको फीवर मलेरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। मलेरिया में फीवर देखने को मिलता है विद चिल्स। इसमें आपको 3-4 स्टेट देखने को मिलती है, आपका कोल्ड स्टेज होगा, हॉट स्टेज होगा एंड स्वेटिंग स्टेज होगा, ठीक है। मलेरिया में कितना स्टेज देखने को मिलता है, आपका 3 स्टेज देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगी, आपको हॉट स्टेज देखने को मिलेगा, कोल्ड स्टेज देखने को मिलेगा, फिर आपको स्वेटिंग स्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एक एक दो दो एक एक या 1.5 हावर का स्टेज होता है, ठीक है। और क्या क्या कंडीशन होती है मलेरिया के लिए, सबसे 4 टाइप्स की इसमें स्पेसीज पाई जाती है, आपका प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, इस टाइप्स की आपकी स्पेसीज पाई जाती है। और ये प्रोटोजोअल डिसीज है, ध्यान देखना है, प्रोटोजोअल है, नोट अ वायरस, नोट अ बैक्टीरियल, नोट अ फिकोरल रूट, ये इट इज़ अ कौन सा है, प्रोटोजोल है। किसकी वजह से होता है, तो फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो के काटने की वजह से आपको मलेरिया की कंडीशंस हो जाती है। यदि प्रिवेंशन का बात कर ली जाए तो इसमें क्या करेगा, यदि एज ए नर्सिंग ऑफिसर सबसे पूछा जाता है तो आपको सब लोगों को हेल्थ एजुकेशन देना है, फुल स्लीव्स आपको क्लोथ्स वगैरह पहनना है, जाली नेट का यूज़ करना है, ठीक है। और समय समय पर मलेरिया का जो छिड़काव होता है वो छिड़काव भी आपको करना है। ड्रग ऑफ चॉइस मलेरिया का क्लोरोक्विनोन रहता है, ठीक है। क्या रहता है, ड्रग ऑफ चॉइस मलेरिया का आपको अच्छे से पता है कौन सा रहता है, क्लोरोक्विनिन ड्रग ऑफ चॉइस मलेरिया का आपको देखने को मिलता है। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। तो जो भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स क्लास देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास का बेनिफिट आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को मिलना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीज़ कंडीशन पे कि आगे क्या रहने वाला है। अब बात कर ली जाती है हम टाइफाइड का, ठीक है। किसका वाला बात कर ली जाती है, टाइफाइड। जो टाइफाइड होता है आपको अच्छे से सब पता होगा कि टाइफाइड में क्या चीज़ें देखने को मिलती है, रोज स्पॉट देखने को मिलता है। आपको किस में देखने को मिलता है, रोज स्पॉट। जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स मैं इसमें बता रहा हूँ, ठीक है, क्या इसमें देखने को मिलता है, रोज स्पॉट देखने को मिलता है, ठीक है। इन द अब्डोमेन, ठीक है, किस में देखने को मिलता है, अब्डोमेन में रोड स्पॉट देखने को मिलता है। यदि क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स यदि पूछा जाता है पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन का, यदि आपसे पूछा जाता है कि टाइफाइड का क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या है, तो आपको अच्छे से बता पाएंगे कि रोज स्पॉट देखने को मिलता है अब्डोमिनल में, ठीक है। इसमें भी हाई ग्रेड फीवर तो आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। साल्मोना टाइफी की वजह से ही इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, साल्मोना टाइफी। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या होता है, साल्मोना टाइफी, ठीक है। अच्छे से पता होना चाहिए, साल्मोना टाइफी की वजह से आपका टाइफाइड फीवर की कंडीशन अराइज हो जाती है, जिसमें ब्रेक डाउन फीवर देखने को मिलता है, हड्डी तोड़ बुखार जो होता है वो इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या क्या बात कर ली जाती है, यदि बात कर ली जाती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो डेंगू, ठीक है। डेंगू यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है ये। इसका क्लिनिकल एंड साइंटिफिक में क्या पूछा जाता है, इसमें सबसे पहले आपको फीवर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, फीवर देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलता है, हेडेक देखने को मिलता है, वो पॉजिटिव हार्मोन साइन भी इसका क्लिनिकल साइन है, ठीक है। क्या है, पॉजिटिव, जिसमें हार्मोन साइन देखने को मिलता है, ठीक है। पॉजिटिव हार्मोन साइन इसका क्लिनिकल साइन एंड मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है, आपका किस में देखने को मिलता है, डेंगू में, ठीक है। डेंगू का जो होता है इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी एक कुलेक्स मॉस्किटो की वजह से आपको देखने को मिलता है, किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। डेंगू इज़ डिसीज़ होता है जिसमें क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छे से पता होना चाहिए। मैं अभी सारी डिसीज़ कंडीशन के आपके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स बता रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको पता हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम कि कौन सा डिसीज़ रहने वाला है। तो जो डिसीज़ है तो वो डिप्थीरिया, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा आपका, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के रिगार्डिंग आपको मैं बता देता हूँ कि बॉडीटेला पर्टुसिस की वजह से देखने को मिलता है। कोनिबैक्टीरियम कोनिबैक्टीरियम डिप्थराई इसका पॉजिटिव एजेंट देखने को मिलता है, ठीक है। जो डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट है कोनिबैक्टीरियम डिप्थराई होता है, 2 से 5 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसमें जो बोलने का अपीयरेंस देखने को मिलता है, यदि क्लिनिकल साइड बात कर ले तो बोलने का अपीयरेंस या सूडोमिनास, ठीक है, सूडो सीडो मुनास मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, वही बोलने से कॉन्फिडेंस होता है। और क्या क्या बात कर ली जाए इसमें, यदि टेस्ट का बात कर ली जाए तो इसमें जो टेस्ट करवाया जाता है वो कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, सिक टेस्ट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छे से पता है सिक टेस्ट का हम डिप्थीरिया में पता लगाने के लिए, ससेप्टिबिलिटी का पता लगाने के लिए हम सिक टेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप्स का टेस्ट किस में रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आज आपको साथ डील करवाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। आज आगे का इसका जो कंटिन्यूएशन में क्लास होगा वो आपको कंटिन्यूएशन में क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा। हर एक चीज़ हर एक जगह से सारे ही कंटेंट लेके आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड करवाना हमारा काम है। बस आपको लगन मेहनत से अच्छे से स्टडी करते रहना है। ठीक है, आने वाली जो हमारी NHM की क्लास होगी वो इसी के बेसिस पर रहेगी कि जो भी सारे पर्टिकुलर कॉमन है एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी MCQ आपसे बनते हैं, वन लाइनर हुए चाहे सिंगल लाइनर हुए, किसी भी फॉर्म में बनते हैं, सीधे किसी भी डिसीज़ कंडीशन का पर्टिकुलर डिसीज़ कंडीशन का क्या होता है क्या नहीं होता है, सारे ही हम क्लास के कंडक्ट में बताने वाले हैं। तो ये वाला जो क्लास है स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला हो गया है। तो सारे बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। यदि क्लास समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर पुटअप करिएगा, और किसी टाइप का इंक्वायरी वगैरह है तो भी पुटअप कर दीजिएगा। और एडमिट कार्ड से रिलेटेड किसी को भी कुछ भी इशू आता है तो वो हमें बता दीजिएगा। यदि पॉसिबिलिटी होगी तो हम उनका प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। NHM एग्ज़ाम सारे ही ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। यदि अभी तक किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने पेपर नहीं देखे और NHM एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। तो पहले एक बार पेपर जरूर देख के जाइएगा, फिर उसके बाद अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए जाइएगा। और क्या करना है, आप सभी लोगों को वेल प्रिपेयर्ड होकर बिल्कुल शांत एनवायरनमेंट में होकर पैनिक नहीं होना है और अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, पैनिक नहीं होना, अच्छे से स्टडी करना है, किसी की बातों में नहीं आना है। जो अभी तक आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है और आगे भी आप आई होप बहुत अच्छा पढ़ के रहेंगे। तो मिलते हैं एक न्यू क्लास में। जब तक आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पॉजिटिव इन्वायरमेंट में होकर अच्छे से स्टडी करिएगा। मिलते हैं न्यू क्लास में, जब तक बने रहिएगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को। और कोई फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स यदि चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हुआ, MCQ सेशन चलाना हुआ, या कम्युनिटी पोस्ट में आपको जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम शेयर करते हैं, वहाँ से आपको सारी चीज़ें कवर हो जाती है। तो मिलते हैं एक न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। जब तक आप जी जान से मेहनत करिएगा, आपका एग्ज़ाम 7 फेब को ही हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस।